हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे? आई होप तुम एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्लास 12 फिजिक्स के। तो अगर आपको डर लगता है फिजिक्स से, या फिर आपको घबराहट हो रही है भाई फिजिक्स में मैं कैसे पास होऊंगा, या फिर एक आप ऐसे स्टूडेंट हो जो फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊं कैसे आप इन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अच्छे से यूज़ कर आप अपने एग्जाम में बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में आपको सभी जो आपके बोर्ड्स हैं वो कवर करने वाला हूं। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो तभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी डेरिवेशन नहीं करनी है। अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी डेरिवेशन आपको करनी है। तो अगर आप कोई से भी स्टेट बोर्ड से देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही पीडीएफ साइड में दिख रही है, इसमें से मैं आपको बताना चलूंगा, तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। और इस पीडीएफ को आपको मैक्सिमम तरीके से कैसे यूज करना वो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आपको साइड पे स्क्रीन पे दिख रहा है सबसे पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबसे पहला आएगा आपका कोलोम्स लॉ। कोलोम्स लॉ भाई आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। दूसरा जो रहेगा आपका गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। आपके फाइनल एग्जाम में या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें भाई मोस्ट चांसेस है इसके आने के, गॉस लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद आपका रहेगा थर्ड टॉपिक इसमें डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आपको जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको है ना कंसेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए, कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने हैं। और उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसकी प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्ट करती है नहीं करती, पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लेनी है। उसके बाद रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन पूछ लेता है इसमें एक या दो मार्क्स में, तो आपको जरूर पढ़ के जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे कैसे निकालते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रहेगा आपका इक्यू पोटेंशियल सरफेस। देखो दोस्तों, इक्यू पोटेंशियल सरफेस की है ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको जरूर पता होनी चाहिए कि पॉइंट चार्ज की वजह से इक्यू पोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इक्यू पोटेंशियल कैसे बनता है, और दो इक्यू पोटेंशियल इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते उसको आपका रीजन जरूर पता होना चाहिए। तो मैं आपको साथ साथ सवाल भी बताता चल रहा हूं किस तरह से आपका सवाल आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब देखो पीडीएफ में आपको दिख रही होगी ब्रैकेट में लिख रखा है नो डेरिवेशन। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है और कंसेप्ट पढ़ लेना है। अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं तो भाई आपको डेरिवेशन जरूर करनी है। ज्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है, छोटी सी डेरिवेशन है, मुश्किल से मुश्किल आधे पेज में आपको आ जाएगी। बस आपको मेन चीज क्या रखनी है, उसका कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आपको कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, और इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक भी वही लिख रखा है मैंने, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं दो प्लेट के बीच में तो क्या इफेक्ट पड़ता है, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ने ये चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो इसमें ना गलती से लिख दिया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसमें है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस उसका आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूला जो आपका पोटेंशियल निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में KQ1 Q2 अपॉन R, ये जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बेस पर आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये काफी बड़ा चैप्टर है, सीबीएसई वालों के लिए तो वो काफी छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर आप स्टेट वाले हैं, स्टेट बोर्ड वाले देख रहे हैं, आरबीएससी वाले या फिर यूपी बोर्ड वाले, तो आपके लिए थोड़ा बड़ा चैप्टर हो सकता है। दिल्ली बोर्ड वालों के लिए थोड़ा बड़ा चैप्टर हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने ना इसमें से काफी टॉपिक डिलीट कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से पढ़ लेना है, E टाउ बाय m जो आपकी एक्सप्रेशन आती है। उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, इसमें से आपका एक टेम्परेचर का ग्राफ जरूर देखने को मिलेगा जो आपका एग्जाम में पूछा होगा 1 या 2 नंबर में, ठीक है। तो टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी में क्या रिलेशन आता है, उसका जो ग्राफ होता है उसमें आपको जरूर पढ़ लेना है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। उसके बाद आते हैं किरचॉफ रूल्स। देखो चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, तो आपको किरचॉफ रूल जरूर पढ़ने, ये आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस होते हैं। दो रूल हैं किरचॉफ के, एक है केवीएल एक है केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो किरचॉफ करंट लो, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आएंगे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, इसमें नहीं है, वो पिछले चैप्टर में से मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें मिस्टेक से लिख दिया है। इसमें आपके एक ऐड कर लेना टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपका सेल्स वाला, सेल और ईएमएफ निकालते हैं ना इस चैप्टर में, वो काफी इंपॉर्टेंट है।
उसमें आपको जरूर पता होना चाहिए। एक रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो उस पर एक आपका डेरिवेशन नहीं, आपका एक न्यूमेरिकल आ जाता है, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी लेंथी भी चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से पढ़ने वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चैप्टर टॉपिक रहेगा आपका एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एम्पियर सर्किटल लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी आपको स्टेटमेंट पूछ लेगा और एक है ना आपका एप्लीकेशन पे सवाल आ जाएगा, तो आपको ना ये जरूर से पढ़ लेना है। देखो एटलीस्ट यार कम से कम अगर तुम्हारे पास कम टाइम है ना, तो कम से कम इनकी है ना डेरिवेशन ना पढ़ पाओ तो कम से कम इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना। उसके बाद आगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। देखो एक वायर इधर लटका देंगे, एक वायर इधर लटका देंगे, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट होगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, तो उन दोनों के वायर की वजह से फोर्स आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये डेरिवेशन है छोटी सी, तो आपको जरूर पता होना चाहिए। दो केसेस बनते हैं, एक में सेम डायरेक्शन में करंट होता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए कि मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वोल्ट मीटर के लिए सिंपली आपको पैरेलल में लगा देना है और गैल्वेनोमीटर के लिए और एम मीटर के लिए आपको सीरीज में लगा देना है। अब ये आपको थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आएगा मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तो उसमें आपकी क्या क्या एक्सप्रेशन रहती है, आपका रेडियस का एक्सप्रेशन रहती है, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन रहती है, तो वो आपको पता कर लेनी है। उसके बाद आते हैं हमारी टॉर्क ऑन अ करंट लूप। इसमें एक एक्सप्रेशन होती है टॉर्क की, वो आपको पता होना चाहिए, निब्बा साइन थीटा। समझ पा रहे हो ना भाई मैं क्या कर रहा हूँ, निब्बा साइन थीटा, वो निब्बा निब्बी वाला नहीं। अगर आपने पढ़ी होगी एक्सप्रेशन तो आप समझ पा रहे हो, NIBA साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन है टॉर्क की, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारी मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, एक एक्सप्रेशन वो भी थी पिछले वाले PE साइन थीटा, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम मैग्नेटिज्म मैटर में। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो इसको आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिंपली आपको है ना इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ना, फेरामैग्नेटिज्म, सबस्टांस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, जो 2-3 सबस्टांस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट बोर्ड से बच्चे हैं तो आपको है ना अर्थ मैग्नेटिज्म भी अच्छे से पढ़ लेना है। इस चैप्टर में जो अर्थ मैग्नेटिज्म है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, पोल पे उसकी वैल्यू क्या होती है और इक्वेटर पे उसकी वैल्यू क्या होती है। 1 नंबर में या 2 नंबर में आपका है ना क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी के जो टॉपिक बता रहा हूं ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब आते हैं जो सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, वो है भाई तुम्हारा EMI वाला। भाई वो किस्त वाली EMI नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप जान लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा आपका AC जनरेटर। AC जनरेटर की जो एक्सप्रेशन होती है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, वो आपको ड्राइव कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और इस AC जनरेटर को आपको ना क्वालिटेटिव आइडियाज ले लेना है, ऊपर से एक्सप्रेशन ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करनी, ऊपर से बस पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या है, ब्रीफ आइडिया ले लेना है बस क्या है इस AC जनरेटर में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपके लिए लेंज लॉ। लेंज लॉ पे आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपके एग्जाम में, जिसमें आपको डायरेक्शन बतानी होगी। एक कोयल दे देंगे, एक मैग्नेट दे देंगे, कोयल मैग्नेट आपके कोयल के पास मूव कर रही है, उसमें आपको डायरेक्शन बतानी है। सिंपली से भाई अपोज करता है करंट, इंक्रीज कर रहा होगा तो डिक्रीज वाली डायरेक्शन में कर देना और डिक्रीज कर रहा होगा तो इंक्रीज वाली डायरेक्शन में कर देना। साथ साथ में थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ वो कंसेप्ट भी बताने की, ताकि आप इजी से रिलेट कर पाओ। उसके बाद आता है हमारा इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस से मेरा क्या मतलब है, इसमें दोनों इंडक्टेंस आते हैं, एक होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, जैसे कि सेल्फ इसमें एक ही कॉइल होती है और म्यूचुअल में 2 कॉइल होती हैं, दोनों में रिलेट करना पड़ता है, एक में फ्लक्स चेंज होने से दूसरे में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको ये जरूर पढ़ के जाने हैं। इस पे आपका एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा अल्टरनेटिव करंट। तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक आता है पावर इन अ AC सर्किट में, पावर कैसे ड्राइव करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है सीरीज LCR सर्किट। इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही माना जाता है, LCR सर्किट जो सीरीज में लगा होता है वो आपको ड्राइव करना आना चाहिए। फेज डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, किस में ज़्यादा किस में लैग करता है और किस में लीड करता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट की एक कंडीशन होती है कि जो आपका फाइनल इंपीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, XL माइनस XC 0 हो जाते हैं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप रिलेट कर पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, XL और माइनस XC 0 हो जाते हैं तो आपका जो फाइनल इंपीडेंस है वो Z इक्वल टू R आता है, वही आपकी रेजोनेंस की कंडीशन होती है। इसके बाद आते हैं हमारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में आपको पता होना चाहिए भाई वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या रिलेशन होता है और जो आपका करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। सिंपली इसमें आपका एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है। उसके बाद आते हैं सबसे छोटा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें आपका मुश्किल से मुश्किल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर चांसेस होते हैं 1 नंबर का ही पूछा जाए, जो कि आपका MCQs में आने के चांसेस हैं।
तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी रेज होती है, इंफ्रा रेज होती है, और जो बाकी की रेज होती हैं आपको एक्सरे रेज होती हैं, कहाँ कहाँ यूज होती हैं, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, वो आपका सवाल पूछ लेता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाले हैं वो है भाई आपके 9 चैप्टर और 10 चैप्टर, जिसे हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है, इनकी वेटेज भी मैं आपको बता देता हूँ ओवरव्यू। अगर सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग देखो तो भाई 15 से 16 नंबर की इन दोनों चैप्टर की वेटेज रहती है मिलाकर। सेपरेट बात करूँ तो 9 से 6 नंबर की मान सकते हो आप, ठीक है। अब पहला चैप्टर जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से जो आपकी जो ड्राइव होती है ना एक्सप्रेशन, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको रिफ्रैक्शन बाय लेंस है ना, उसका मतलब वही है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो उस पर आपको एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा, या तो फिर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डेविएशन वाला कंसेप्ट आता है इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके 2 टॉपिक आते हैं, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप। तो इसके आपको ना डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, सीधा सीधा आपका ना 5 नंबर का सवाल आ जाता है। इसकी जो आपकी मैग्नीफाइंग पावर होती है ना वो आपको पता होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और इसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ना अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आता है TIR, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी 3 एप्लीकेशन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। MCQs में जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना वो उसमें आपको पूछ सकता है। देखो अगर आप CBSE के स्टूडेंट है ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ना ज़्यादा फोकस करना है कंसेप्ट समझने पर। इस बार जो डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल है उसकी वेटेज थोड़ी कम है, जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे ना उनकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको सैम्पल पेपर में बताया था। तो आपको ना कॉम्पिटेंसी बेस को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो हमारा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या करना है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन समझना है आपको हाइगन प्रिंसिपल्स के थ्रू। तो हाइगन प्रिंसिपल को आपको ना जो आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन है उसको आपको अच्छे से समझ लेना है, जो प्रूफ है। देखो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था ना, जो सबसे बड़ा काम था आपका, वो हटा दिया है CBSE ने। YDSC नहीं हटाया है, उसकी जो डेरिवेशन थी ना फ्रिंज बिट की, जो डेरिवेशन निकालते थे बड़ी सी, उसको हटा दिया है। तो आपको YDSC का कंसेप्ट समझ लेना है। मैक्सिमम मिनिमा की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिनिमा के केस में क्या रहती है, मैक्सिमम के केस में क्या रहती है, तो वो आपको पढ़ लेना है। डेरिवेशन हटा दिया। अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो आप जरूर चेक कर लेना है आपके में डेरिवेशन है या नहीं। अगर आपके सिलेबस में क्वालिटेटिव आइडियाज लिखा है तो इसका मतलब डेरिवेशन हट चुकी है, अगर पूरा लिखा है तो आपको डेरिवेशन भी करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट, कि थ्रू डायफ्रैक्शन में उल्टा होता है इंटरफेरेंस से, तो आपको सिर्फ उससे रिलेट कर लेना है। जहाँ मैक्सिमा होता है डायफ्रैक्शन में वहाँ मिनिमा होता है, जहाँ मिनिमा होता है वहाँ मैक्सिमा होता है। सिंपल यही है इसमें डिफरेंस। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, वो है भाई आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर नंबर 11। अब यहाँ से आपकी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगी है, तो ध्यान सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। सबसे रहेगा आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे इमिशन ऑफ फोटोन्स होता है, सिंपली फोटोन की क्या एनर्जी होती है, फोटोन का मास क्या होता है, उस पर एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस पर आपको एक न्यूमेरिकल देखने को जरूर मिलेगा 100%, और इस पर एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है स्लोप निकालने वाला। अब नेक्स्ट है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ। इस पे आपको सिंपल ये कहना थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये, इसको आपको पता होना चाहिए। जो मैटर है वो वेव है और वेव है जो मैटर भी है, दो डुअलिटी होती है इनमें, तो वो आपको पता होना चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी है और डी ब्रोगली वेव्स भी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का लैम्डा इज इक्वल टू h/p, सिंपली वही वाला फॉर्मूले से आपको ना एक क्वेश्चन पूछ लेगा। उससे काफ़ी एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रॉन की टर्म में, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, तो उनको आपको पता कर लेना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है भाई एटम्स। इसमें आपको ज़्यादातर एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन है, तो इनको आपको सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो है बोर एटम। एटम हाइड्रोजन एटम है ना, बोर मॉडल आपको जरूर पढ़ लेना है। उसमें एक्सप्रेशन निकालनी है बोर रेडियस की, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। वेलोसिटी की एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए, स्पीड कैसे कितनी होती है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रो स्पेक्ट्रम वो मैंने बता दिया। पास्टन बार्मर सीरीज जो होती है वो 5 सीरीज है, उनको आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। उसके बाद है अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल, वही चीज़ बताई है मैंने, इसमें भी वही चीज़ है। रदरफोर्ड मॉडल आपको अच्छे से पता होना चाहिए कैसे कितने कितने पार्टिकल डिफ्लेक्ट करते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस नेक्स्ट चैप्टर में आएगा हमारा, न्यूक्लियस चैप्टर में।
नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो हमारा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में आपको सबसे पहला टॉपिक आता है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्या क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें आपकी डेंसिटी और साइज पूछ लेता है, कौन सी रेशियो पे डिपेंड करता है। 10⁻⁻15 का साइज होता है, 1 फर्मी इक्वल टू होता है इसका मतलब, तो वो आपको पता होना चाहिए। और कैसे इस पे ना एक क्वेश्चन आता है, एक रिलेशन है R इजिकल टू R0 A⁻1/3, तो उस पर आपको ना साइज पूछ लेता है कि उसमें एक की साइज दे देगा, एक की बतानी पड़ेगी, तो आपको इस रिलेशन को याद रख लेना है। और दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती है और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है। ये कुछ प्रॉपर्टी है, एक एक नंबर में छोटे छोटे टॉपिक है, इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। अब लास्ट चैप्टर आता है, वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी जो वेट है आपके CBSE बोर्ड एग्जाम है वो है 7 मार्क्स की। तो 7 मार्क्स में आपको क्या क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला रहेगा आपका सेमीकंडक्टर डायोड। ये आपको बताना चाहिए डायोड कैसे बनता है, क्या सेमीकंडक्टर होते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, उसमें बाइसिंग कैसे होती है, पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे बनता है, फॉरवर्ड बाइस क्या होती है और रिवर्स वाइज क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें है ना काफ़ी IV कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस पर एक न्यूमेरिकल बन जाता है। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है डायोड एज अ रेक्टिफायर। अब डायोड एज अ रेक्टिफायर आपका दो टाइप में डिवाइडेड है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेव फॉर्म डायग्राम इसमें पूछ लेता है, तो आपको इनको जरूर से पढ़ लेना है। तो ये जो मैंने टॉपिक बताए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो भाई कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट मिलना चाहिए। तो जो भी PDF आपको मैं साइड में दिखा रहा था, तो ये PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी टेलीग्राम की, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर मैं इस PDF को अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप सभी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम आए, नहीं तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।